हेलो गाइस, माय नेम इज प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से इन्फ्लेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है, यानी इसे अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसे हम महंगाई के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन से काफी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो फंडामेंटल्स है या जो इसकी बेसिक थ्योरी है उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके करंट के क्वेश्चन भी काफी पेपर में देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेशन हमेशा ही न्यूज में रहता है। हम कई बार न्यूज में सुनते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट अपने स्टेप ले रही है। तो महंगाई कैसे आ रही है मार्केट में, महंगाई कैसे कैलकुलेट की जाती है, महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं इन्फ्लेशन के, उसके हम एमसीक्यू इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का, फिर बाद में उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसे महंगाई के नाम से भी जानते हैं। इन्फ्लेशन दो प्रकार के होते हैं। तो इन्फ्लेशन अगर हम बात करें किस महंगाई के कारण क्या है, अगर हम इन्फ्लेशन की कॉजेस की बात करें तो इन्फ्लेशन की कॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्फ्लेशन के जो कॉजेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो तरीकों से मार्केट में महंगाई आ रही होती है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। काफी बार पेपर में पूछा गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। या जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों से बन जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जो हमने कई बार हमने अपने सेशन में देखा भी है कि इन्फ्लेशन मार्केट में कैसे आता है। जो एक बेसिक कारण है इन्फ्लेशन के आने का, कि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग पावर यानी अगर हम देखें तो कैसे बढ़ रही है लोगों की परचेजिंग पावर दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो परचेजिंग पावर बढ़ने का कारण हो सकता है कि मान लो बहुत सारे लोगों की जॉब लग रही है मार्केट में, या जो लोग जॉब में हैं उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, या लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में लोन ले रहे हैं, कम ब्याज दर पे उन्हें लोन मिल रहा है। तो परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मार्केट में डिमांड करते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में डिमांड कर रहे होते हैं उस रेशियो में क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। तो प्राइजेस क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। हमने कई बार देखा कि ऑनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं। ऑनियन के प्राइस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी भाई सप्लाई कम होती है, डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि ऑनियन 20 रुपए से 80 रुपए किलो हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और डिमांड मार्केट में ज्यादा है। तो कोई जो बेसिक जो एक कारण होता है मार्केट में प्राइस के बढ़ने का, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। कई बार इकोनॉमिस्ट ने बोला भी है कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इस केस में क्या होता है कि मार्केट में पैसा लोगों के बहुत है, लेकिन मार्केट में क्या, गुड्स की जो सप्लाई है, रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है मार्केट में महंगाई के बढ़ने का, एंड दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम देखें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, आई होप आपको शायद पता हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हो रहा है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, सीधी सीधी यहां पर बात आ जाती है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी वस्तु आप बना रहे हो उस वस्तु की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बर्गर बना रहे हैं। अब बर्गर आपने मान लीजिए जो प्राइस रखा है बर्गर का वो 30 रुपए रखा हुआ है। अब इस 30 रुपए में आपके लैंड का खर्चा भी है, लेबर का खर्चा भी है, जो भी आप इंग्रेडिएंट आपने लगाए हैं बर्गर को बनाने में उन सबका खर्चा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए मार्केट में, क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ कि आप जो इंग्रेडिएंट मंगवा रहे थे, मान लीजिए आप चीज मंगवा रहे थे, आप ब्रेड मंगवा रहे थे, आप शुगर मंगवा रहे थे, ठीक है, आप सॉसेस मंगवा रहे थे, बहुत सारी चीजें मंगवा रहे थे बाहर से। अब ये सब तो ट्रांसपोर्ट से ही आ रहा था ना। तो जब ऑयल बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ा। अब जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने प्राइसेस बढ़ाओगे, क्योंकि आप
क्योंकि जो पहले, अब जब ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको ये चीजें भी क्या पड़ेंगी, महंगी पड़ेंगी। ठीक है, इनके भी प्राइस बढ़ेंगे, और जब इनके प्राइस बढ़ेंगे तो आपको अपने बर्गर का प्राइस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप अपने बर्गर का प्राइस बढ़ाओगे तो क्यों बढ़ाया आपने बर्गर का प्राइस, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से अगर प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, देन इट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और अगर डिमांड की, सिर्फ खाली डिमांड के बढ़ने, तो सप्लाई के कम होने से प्राइस बढ़ रहा है, तो दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई आ कैसे रही है मार्केट में। क्लियर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि महंगाई कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो महंगाई को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं। भारत जो है वो अपने जो स्टेप लेता है, जैसे मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के जो स्टेप लिए जाते हैं, वो एक तरीके पर लिए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं कैलकुलेट, यानी अगर हम बात करें तो मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो होता है WPI, एक होता है CPI, और एक होता है PPI। तो जो RBI स्टेप ले रहा होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप ले रही होती है मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो CPI के रेशियो पे ले रही होती है। देखो, जब मार्केट में महंगाई बढ़ रही होती है, प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन है या जो लो लेवल इनकम ग्रुप पर्सन है, उसकी जेब पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसका बजट इफेक्ट होता है। और जब उसका बजट इफेक्ट होता है तो वो गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट कर रहा होता है या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि आप अपने प्राइजेस को कंट्रोल करिए। गैस के प्राइस बढ़ रहे होते हैं या सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तो वो आम आदमी की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो अगर हम बात करें, ये जो प्राइस को कंट्रोल कौन करता है, तो प्राइस को जो कंट्रोल करता है वो RBI करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। RBI क्या बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी तो कई बार न्यूज में रहता है। और गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाता है, फिस्कल पॉलिसी, यानी राज्य कोषीय नीति। ठीक है, तो ये जो बजट आने वाला है हमारा, तो बजट के थ्रू RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अगर मार्केट में महंगाई है तो महंगाई को कंट्रोल करेगी, अगर मार्केट में मंदी है तो मंदी को कंट्रोल करेगी। तो दो बड़ी समस्याएं होती हैं मार्केट में, या तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा होता है या डिफ्लेशन हो रहा होता है। और अगर पॉलिसी सही तरीके से सुचारू रूप से बनाई जा रही हैं, तो दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल होगा, और अगर अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना होगा, तो गवर्नमेंट किसके थ्रू करेगी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर है। अब हम इन तीनों के बारे में और देख लेते हैं कि ये PPI, WPI और CPI क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी चीज की महंगाई को कैलकुलेट करना है कि कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ रही है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले हम फॉर्मूले को देख लें। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो अगर कोई चीज आपने खरीदी है 2012 में 100 रुपए की, मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा है 100 रुपीज का 2012 में। अब 2021 में अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए 150 रुपए है पेन की। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे ना, जैसे आप अपना इंक्रीज इन परसेंटेज निकालते हो, जैसे आप मैथ्स में इंक्रीज इन परसेंटेज निकालते हो, वैसे कैलकुलेट करोगे। कैसे कि जो जो आपकी फाइनल वैल्यू है उसे इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये इतने परसेंटेज से क्या हो गई, बढ़ गई, इंटू 100 कर दो। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से 50 बोल सकते हैं, तो 50% ये पेन क्या हो गया, महंगा हो गया। तो इसी तरीके से मार्केट में महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है कि एक बास्केट बनाई गई है, एक PPI की बास्केट है, एक WPI की बास्केट है, और एक CPI की बास्केट है। तो PPI क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। और CPI की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है। देखो, अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जैसे प्रोड्यूसर ने कोई चीज बनाई, अब कोई भी वस्तु होती है, पहले प्रोडक्शन होता है वस्तु का, कोई भी वस्तु आपने बनाई, कोई भी गुड आपने बनाया, आपने मान लो बनाया है, आपने कोई शर्ट बनाई। ठीक है, अब शर्ट आपने बनाई, बनाने के बाद किसे दोगे, होलसेलर को दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट की जो भी वैल्यू रही होगी, 100 रुपए की शर्ट थी, इसमें तुम क्या करो, टैक्सेस प्लस कर दो। इसमें इसमें एक सेकंड, ये थोड़ा इसमें हम क्या करेंगे, टैक्सेस प्लस कर देंगे, इसमें हम टैक्सेस प्लस करेंगे। ठीक है, टैक्सेस तो प्लस होते ही हैं,
तो ये होलसेलर के पास गए। अब होलसेलर को मान लो ये पड़ गई 150 रुपए की, तो ठीक है, अब होलसेलर के बाद फिर कहाँ पे जाएगी, रिटेलर के पास। यही चेन होती है ना सप्लाई की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि टैक्सेस और ऐड हो गए, तो रिटेलर को मान लो 200 की पड़ी। तो अब यही रिटेलर भी इसमें कुछ अपना प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड करके वो क्या करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर को जो मिलता है वो रिटेलर प्राइस पे मिल रहा होता है, बनी थी वो 100 रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये तीनों ये जो तीनों निकाले गए हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले और डब्ल्यूपीआई के फॉर्मूले, सीपीआई के फॉर्मूले, यही देखने के लिए निकाले गए हैं कि हर एक स्टेज पे जो गुड्स की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, जो गुड्स की वैल्यू है वो कितनी है और कंज्यूमर को कितने में पड़ रही है। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप ले रही होती है मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वही बात है कि जब प्रोडक्शन लेवल पे वो, अगर प्रोडक्शन लेवल पे वहां पर कुछ कमी हुई है, मान लो ये जो पहले शर्ट 100 रुपए की बढ़ रही थी वो 90 रुपए की बनी। ठीक है, अब ये जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस वही के वही हैं। टैक्सेस अगर मान लो पहले 10 लग रहा था, मान के चलते पहले 50 लग रहा था, अब 60 लगने लगा। तो वही बात है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि टैक्सेस में कुछ कमी है। यहाँ पे अगर रिसोर्सेज अगर बढ़ी हुई हैं, रिसोर्सेज के बढ़ने से यहाँ पर क्या हुआ, उसकी प्राइस कम हुए, बट टैक्सेस की वजह से मार्केट में महंगाई अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करके मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए या इस तरीके से इवेल्युएट करने के लिए कि किस स्टेज पर हमें स्टेप लेना चाहिए मार्केट में महंगाई कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ये तीनों तीनों स्टेजेस पे चेक किया जाता है कि जो महंगाई का परसेंटेज है वो कितना है, प्रोडक्शन स्टेज पे, होलसेलर स्टेज पे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ जो स्टेप लिए जाते हैं वो सीपीआई की बेसिस पे लिए जाते हैं। जो भी सीपीआई की वैल्यू आ रही होती है उस पर लिए जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें, हम जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कंज्यूमर पे वो सीपीआई का तो पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है कि कंज्यूमर पे जो भार पड़ रहा है, कंज्यूमर पे भार ना पड़े, कंज्यूमर पे कितना भार पड़ रहा है, उसका कितनी उसकी परचेजिंग पावर है, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए सीपीआई पर स्टेप लिए जाते हैं, सीपीआई की वैल्यू पर। क्लियर है? आइए अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जो कुछ और भी जो बेसिक चीजें हैं इनके बारे में वो हम एमसीक्यू के थ्रू ही कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, इन्फ्लेशन रिफर टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स, ईटीसी। तो प्राइस का राइज होना, जो डेली आपकी वस्तुएं हैं उसे हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंट्री करेंसी। तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। पहले कोई चीज आपको 10 रुपए में मिल रही थी, अब वही चीज आपको 20 रुपए में मिलने लगी, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हुई, कम हुई। ठीक है ना? महंगाई बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर क्या होने लगती है, कम नहीं होने लगती है। कोई चीज अगर महंगी मिल रही होगी तो आप क्या करोगे, आप उसे ड्रॉप कर दोगे, अरे यार हमारे पास तो 10 रुपए का ही बजट था, अब ये 20 रुपए की मिल रही है तो हम नहीं लेंगे। तो परचेजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन इज मेजर द एवरेज प्राइस इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ क्वार्टर। तो भाई क्वार्टर में तो नहीं, ये हर मंथली बेसिस पे यहाँ पर मेजर किया जाता है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि कंट्री में कितना प्रतिशत महंगाई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ ए एंड बी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? कंट्री में इन्फ्लेशन को निम्नलिखित में से कौन मेजर करता है? ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या नन ऑफ दिस। तो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एक चीज और, अभी मैंने जो आपको बताया कि ये जो महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है जनरली पीपीआई भी है, लेकिन अगर हम बात करें जो रिपोर्ट आती है वो डब्ल्यूपीआई सीपीआई पर आती हैं। तो ये जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई की जो रिपोर्ट कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट कौन करता है, इट इज कैलकुलेट बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिपोर्ट पब्लिश बाय एमओएसपीआई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो सीएसओ कैलकुलेट करता है और रिपोर्ट पब्लिश करता है एमओएसपीआई। तो जो अथॉरिटी है यहाँ पर
वो निम्नलिखित में से कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और डब्ल्यूपीआई की अगर बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट बाय डीपीआई डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। ठीक है। तो ये कैलकुलेट करता है और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो डब्ल्यूपीआई की रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्लियर है बात? आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर क्वेश्चन डब्ल्यूपीआई का पूछ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में सिर्फ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आंसर लगाया, लेकिन अगर स्पेसिफाई दिया होता सीपीआई तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता, स्पेसिफिक दिया होता डब्ल्यूपीआई तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरीली मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन किन पर कैलकुलेट की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हम सबको पता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे प्राइमरीली की जाती है। अगर हम बात करें 1902 से, इंडिया में अगर हम बात करें 1902 से होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कैलकुलेशन किया जा रहा था। फिर अगर हम बात करें 2014 से, 2014 से सीपीआई को लाया गया। सीपीआई पर जो कैलकुलेशन हो रहा है 2014 से हो रहा है। तो 2014 से सीपीआई की रिपोर्ट पर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन ले रहे हैं। पहले वो डब्ल्यूपीआई की बेसिस पे लेते थे। ठीक है। एक चीज और, सीपीआई में गुड्स भी हैं एंड सर्विसेज भी हैं। ठीक है, गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। जो इसकी बास्केट है, इसकी बास्केट में गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें फूड आइटम भी हैं, इसमें बिवरेजेस भी हैं, इसमें आपके फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, इसमें आपके जितने भी जो हाउस होल्ड गुड्स हैं वो सारे के सारे हैं। अब सर्विसेज भी हैं, सर्विसेज में जैसे इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें। एक जो आम आदमी की लाइफ में जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इस बास्केट में हैं, जिससे पता चल सके कि एक जो कॉमन जो खर्चे हैं वो कितने बढ़ रहे हैं या वो कितने घट रहे हैं। ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है, सीपीआई का जो बेस ईयर है कि जो कैलकुलेशन किया जाता है कि महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ गई है, तो वो 2012 से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था महंगाई कैलकुलेशन करने का तरीका। तो इसकी बास्केट में मान लो अगर अगर हम देखें, इसकी बास्केट में कुछ 448 प्रोडक्ट होते हैं। अब इन 448 प्रोडक्ट की कीमत 2012 में क्या थी और अभी 2021 में क्या है, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, मंथ वाइज उसका मंथ ले लिया जाता है और अभी का ले लिया जाता है। तो ठीक है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ गुड्स है। अब जो होलसेलर होता है वो तो गुड्स ही सप्लाई करता है, और सर्विसेज तो सप्लाई करता नहीं है ना। होलसेलर को सामान दे तो वो दूसरे को सामान दे देगा, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करोगे कि किसी होलसेलर को सर्विसेज दोगे वो किसी और को सर्विसेज दे। ठीक है। तो सर्विसेज जनरली जो है वो सीपीआई पर है और होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स होते हैं। इसमें आपके प्राइमरी गुड्स हैं, सेकेंडरी गुड्स हैं, और आपके जो भी फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले गुड्स हैं वो सारे के सारे हैं। इसमें जनरली इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा टाइप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नहीं है? अब जो सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है वो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी किया जाता है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स भी किया जाता है, सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स भी किया जाता है, सीपीआई फॉर रूरल, अर्बन और कंबाइंड भी किया जाता है, बट सीपीआई फॉर इन्वेस्टर्स नहीं किया जाता है। तो सीपीआई फॉर इन्वेस्टर नहीं है, ये सारे के सारे सीपीआई कैलकुलेट किए जाते हैं। बट जो एक्शन लिया जाता है ना, जो मैंने बताया आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करने के लिए मेजर लेता है, जो स्टेप लेता है, वो सीपीआई कंबाइंड पे लेता है। ठीक है, यानी कैलकुलेशन किया जाता है कि रूरल एरिया में जो भी उसकी लिस्ट है वो कितनी प्रतिशत बढ़ गई है, अर्बन एरिया में जो भी वो लिस्ट है गुड्स की उनमें कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है, और कंबाइंड में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। तो जनरली जो एक्शन लिए जाते हैं वो सीपीआई कंबाइंड की रिपोर्ट पे लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेस ईयर टू कैलकुलेट सीपीआई इज, सीपीआई का बेस ईयर क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि सीपीआई का बेस ईयर है 2012। ठीक है। और कैलकुलेट कौन करता है? सीएसओ करता है। और रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स रेफर टू। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। अ स्टैटिस्टिक कंपोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी
एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। एन इंडेक्स मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ वेटेड एवरेज मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। अभी मैंने बताया कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आती हैं, और ये तो कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स तो आते हैं बट सर्विसेज नहीं आती हैं, और ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं ये जो डब्ल्यूपीआई पे जो होलसेलर है, होलसेलर रिटेलर को देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही नहीं आएंगे। फिर एन इंडेक्स दैट मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस रिसीव बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को भी नहीं देता है, ये भी गलत है। एन इंडेक्स दैट मेजर एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन द स्टेज बिफोर द रिटेल लेवल, तो रिटेल लेवल से पहले जो भी प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उसे मेजर करता है, तो ये सही है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को नहीं देता है, उस पर नहीं किया जाता। अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर ही है कि प्रोड्यूसर से जो वैल्यू ऐड होके होलसेलर के पास आ रही है, तो वो जो वैल्यू उसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लिखा भी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स रेफर टू एन इंडेक्स दैट मेजर्स एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स इन द स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल। In order to show the average price changes of goods, wholesale price index is reported on monthly basis. Monthly basis पे ये report किया जाता है, ठीक है। Then, what are the causes to measure inflation? अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के क्या क्या कॉजेस हैं? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डीवैल्यूएशन और राइजिंग वेजेस, ठीक है। सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव। अगर देखो राइजिंग वेजेस की अगर बात करें, आप आपकी फैक्ट्री में अगर आपकी फैक्ट्री में कोई बर्गर बना रहा है, तो कोई लेबर बना रहा होगा। अब लेबर लोग अपनी सैलरी की डिमांड करते हैं कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाइए। अब सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, बर्गर के प्राइस भी क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो ये भी राइजिंग राइजिंग वेजेस भी हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो है ही, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही पार्ट है ये राइजिंग वेजेस, उसे अलग से लिख दिया, तो इसे भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। डीवैल्यूएशन क्या क्या मतलब होता है? डीवैल्यूएशन की अगर हम बात करें, अपनी ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। तो अपनी ही करेंसी की जो वैल्यू है वो अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा। कि भाई पहले हम 10 रुपए में 5 चीजें दे रहे थे, 5 आइटम प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब हम अब हम 10 रुपए में आपको 10 आइटम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हम क्या करने लगे, अपनी करेंसी पे ज्यादा गुड्स सप्लाई करने लगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम पहले 10 पे 5 आइटम दे रहे थे, अब 10 पे 10 देंगे, तो हमारी क्या सेलिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बट जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट के प्राइस तो बढ़ेंगे, बट इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इंपोर्ट में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें जो चीजें क्या मिलेंगी, महंगी मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन भी इसका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटम कवर्ड अंडर डब्ल्यूपीआईआर, टोटल कितने आइटम कवर्ड होते हैं डब्ल्यूपीआई में, 697। जैसे मैंने बताया था उसमें 448 है, इसमें कुल 697 प्रोडक्ट्स हैं डब्ल्यूपीआई में। और इसे कैलकुलेट कौन करता है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर कॉस्ट चेंजेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होलसेलर, नहीं। प्राइस मूवमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं। प्राइस मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन डिमांड और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, नहीं। कॉस्ट चेंजेस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर, नहीं। प्राइस मूवमेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर जो भी प्राइस मूवमेंट हो रही है प्रोड्यूसर की तरफ से, उसे मेजर करने के लिए, उसे देखने के लिए, वो कम हो रही है बढ़ रही है, तो वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर प्राइस मूवमेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और ये अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप करंट की न्यूज को भी आसानी से समझ पा रहे होगे, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन,
तो जैसे मान लो अगर हम बात करें बास्केट में फूड के प्रोडक्ट होते हैं, फ्यूल के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें अगर हम बात करें आपके जो भी और भी गुड्स हो गए, अदर गुड्स भी होते हैं, ठीक है, मिसलेनियस और भी बहुत सारे गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। तो क्या होता है ये जो पूरी बास्केट की वैल्यू है, पूरी बास्केट की जो वैल्यू है, अगर हम बोलें कि इस बास्केट की जो प्राइस है, मान लो 448 जो गुड्स हैं, इनकी प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 6% की हुई है। तो इट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। और अगर इसमें से अगर हम बात करें, इस बास्केट में से हम माइनस कर दें फूड एंड फ्यूल के प्रोडक्ट, ठीक है, तो बास्केट की इन्फ्लेशन कितनी थी? 6%, माइनस कर दिया हमने 2%, मान मान लिया हमने, तो कितनी हो गई? 4%। तो जो आप फूड एंड फ्यूल के प्रोडक्ट माइनस कर देते हो तो डेट इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, और जब आप पूरी बास्केट की वैल्यू लेते हो डेट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक